नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैशटैग कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पार्ट 2 भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं बता दूं आपको। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जो हमारे टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आज आपको बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिलेगा, ये 100% कन्फर्म है। इसलिए आप पेशेंस के साथ ये वीडियो लास्ट तक देखें, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड वन, मैं आपको बता दूं आज हम किस किस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज ये सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहली चीज़, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, इसके अलावा आज हम क्या पढ़ेंगे, बेरुवारी केस। दूसरा टॉपिक हमारा आज का है बेरुवारी केस। तीसरा टॉपिक हम लोगों का जो है वो है साहब आपका बेरुवारी केस के बाद प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। फिर क्या पढ़ेंगे हम, 9th शेड्यूल मतलब 9वीं अनुसूची। फिर हम क्या पढ़ेंगे भैया, पांचवा टॉपिक गोलकनाथ केस, गोलकनाथ मामला या केस। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बहुत ही मस्त टॉपिक, केशवानंदन भारती मामला, केशवानंदन भारती मामला। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, ये बहुत शानदार वाले टॉपिक हैं। इसलिए पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आप ना भी देखें, स्किप कर दें। बहुत सारा यूट्यूब पे और बहुत सारा नाना प्रकार का कंटेंट है, आप वो भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ, बाकी आपकी इच्छा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहले वो जो केस आता है वो आता है बेरुवारी मामला। और बेरुवारी मामला या बेरुवारी केस है क्या, तो सुनिएगा जरा, इधर देखिए। बेरुवारी केस या बेरुवारी मामला 1958 1960 देखो बेटा, ये बेरुवारी केस या बेरुवारी मामला है क्या। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे बेरुवारी पता नहीं है क्या, कुछ खाने की चीज़ है या कोई किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या किसी स्थान का नाम है या कोई क्या है, बेरुवारी है क्या। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बेरुवारी एक स्थान है, और मैं बोलूँ तो एक छोटा सा गांव है। और गांव भी न बोल के, गांव है, गांव भी न बोल के मैं ये कहूँ ये एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है या पुलिस थाना है, पुलिस थाना है।
पहली बात, बेरूबारी एक छोटा सा गांव या एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस थाना है। इस पुलिस थाने के या पुलिस स्टेशन के साथ एक बड़ी घटना हुई। और घटना क्या हुई बेटा? जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो आप सब बच्चों को पता है कि भारत की आज़ादी के बाद या भारत की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए। बेसिकली ये देश जो है वो मुस्लिम आबादी के लिए बनाया गया था और बेसिकली ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। हमारा देश क्या था? ये मुस्लिम देश था और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश था। लेकिन कहने के लिए फिर भी हिंदू आबादी वाला क्षेत्र जो है वो भारत बना। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद हिंदू आबादी के लिए बेसिकली कहने के लिए ये भारत बना और मुस्लिम आबादी के लिए पाकिस्तान था। अब इस पाकिस्तान में भी दो चीज़ें थी। ये था आपका पूर्वी पाकिस्तान, अच्छा, फिर ये था आपका भारत और ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान जो है वो आजकल बांग्लादेश कहलाता है और ये पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ही कहलाता है। ये पूर्वी पाकिस्तान ये आजकल बांग्लादेश कहलाता है और पश्चिमी पाकिस्तान ये पाकिस्तान ही कहलाता है। अब होता ये है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए आप सब बच्चे जानते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए किसको बुलाया गया? सर रैडक्लिफ को बुलाया गया। सर रैडक्लिफ को बुलाया गया और सर रैडक्लिफ भारत आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया और क्षेत्रों का दौरा करने के बाद विभाजन किया। लेकिन बहुत सारे स्थानों का उन्होंने दौरा भी नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पुलिस स्टेशन, जैसे ये ए पुलिस स्टेशन है, ये बी पुलिस स्टेशन है, ये सी पुलिस स्टेशन है, ये डी पुलिस स्टेशन है, ये ई और ये एफ और ये जी। उन्होंने क्या किया? मैप पे क्या किया? एक लाइन ऐसे खींच दी और कहा भैया इससे इधर वाला क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश है और ये भारत। उन्होंने मैप पे लाइन खींच दी और बेटा मैप पे लाइन खींचने से ये समस्या पैदा हुई कि जब वास्तव में ये लाइन ज़मीन पर उतारी गई तो बहुत सारे लोगों का घर तो रह गया भारत में और जो है उनके खेत चले गए पाकिस्तान में। घर कहाँ है? भारत में। खेत कहाँ है? पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों को, कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनके घर के ऊपर से होकर के ये लाइन गई और वो बेचारे घर में अगर खाना बना रहे हैं तो उनका किचन जो है वो भारत में आ गया और सोने जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान में आ गया। बड़ा टेंशन वाला काम था। खैर कोई बात नहीं, इस चीज़ को सुलझा लिया गया होगा। अच्छा, एक मैटर और होता है। मैटर क्या होता है? ये जो बेरूबारी था, ये एक छोटा सा गांव जो था, ये जो एक छोटा सा पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन जो था, उसमें बेटा ज़्यादातर आबादी 90% आबादी जो है वो मुस्लिम थी। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनते चलना। दूसरी बात, पहली बात तो इसमें 90% आबादी मुस्लिम थी। दूसरी बात, रैडक्लिफ ने क्या किया? ये भारत को दे दिया, लेकिन लिखित रूप में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया कि हम बेरूबारी को भारत को दे रहे हैं। कह सकते मानवीय भूल हो गई या कह सकते गलती हो गई। वो बेचारे भूल गए कि लिखना भूल गए कि बेरूबारी भारत को दिया जाता है।
दोबारा से सुनिएगा, अब फिल्म स्टार्ट होती है। क्या फिल्म स्टार्ट होती है? सबसे पहली बात, ये जो बेरुबारी है एक छोटा सा गांव या एक पुलिस थाना है बेटा, जो कि भारत और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, आधुनिक बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय था। विवाद का विषय क्यों था? क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सर रेडक्लिफ सीमा का विभाजन कर रहे थे, तो उन्होंने ये गांव या पुलिस थाना वो भारत को दिया। इसमें ज़्यादातर आबादी मुस्लिम को थी। वो भारत को देने के बाद, बेरुबारी भारत को देने के बाद ये लिखित रूप में भूल गए। उन्होंने ये लिखित रूप में नहीं दिया, ऑरली दे दिया कि भैया भारत का। पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान ने क्या किया, इस पर क्लेम कर दिया। पाकिस्तान ने इस पर अपना अधिकार जता दिया, कहा कि इसमें ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है, इसीलिए आप क्या करिए, आप ये बेरुबारी हमें दे दीजिए। बेटा 1952 में 1952 में पाकिस्तान ने क्या किया, इस पर अपना क्लेम कर दिया। 1952 में पाकिस्तान ने ये कहा कि बेरुबारी में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या करिए, आप हमें दे दीजिए। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, आप सब जानते हैं 1952 में भारत के प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा कि एक जिला और है, एक स्थान, एक क्षेत्र और है, जिसका नाम था कूच बिहार। कूच बिहार में जो है, कूच बिहार जो है वो कहाँ था बेटा, वो था आपका पाकिस्तान में, यानी पूर्वी पाकिस्तान मतलब आधुनिक बांग्लादेश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा कि कूच बिहार में हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1958 में 1958 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था फिरोज खान नून, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच 1958 में एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग नेहरू नून समझौते के नाम से जानते हैं। नेहरू नून समझौता, इसे नेहरू नून एग्रीमेंट भी कहा जाता है, समझौता कहा जाता है। नेहरू नून एग्रीमेंट, नेहरू नून समझौता कहा जाता है। इस समझौते के द्वारा हुआ क्या, आप ये देखिएगा 1958 में इस समझौते के द्वारा हुआ ये कि डिसाइड ये हुआ कि इन्होंने जो है वो क्या किया, ऐसी बात कही कि हम ये बेरुबारी जो है वो क्या करते हैं, बेरुबारी जो है हम पाकिस्तान को दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे। नेहरू नून एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि बेरुबारी जो है वो क्षेत्र जो है क्या कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। अच्छा, इस बात के खिलाफ थी पश्चिम बंगाल की सरकार। पश्चिम बंगाल में उस समय जो प्रदेश सरकार थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बेरुबारी पाकिस्तान को दिया जाए। अब जब पश्चिम बंगाल की सरकार अपने राज्य की सरकार नहीं चाह रही है और केंद्र की सरकार चाह रही है, तो अब क्या किया जाए। तब ऐसी स्थिति में पूरे देश से आवाज़ उठने लगी कि आप बेरुबारी जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने अब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप आर्टिकल 143 का प्रयोग कीजिए। आर्टिकल 143 में क्या है बेटा, आर्टिकल 143 में ये है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकते हैं। आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और वो राष्ट्रपति को यदि सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति भी उस सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। यानी
फाइनली आर्टिकल 143 के द्वारा राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति से ये कहा कि इस टॉपिक पर सर्वोच्च न्यायालय से आप क्या करिए, सलाह मांगिए, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगिए। पहली सलाह तो आप ये मांगिए, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार समझ रहे ना, क्या प्रधानमंत्री सरकार ऐसा कर सकती है? कैसा कर सकती है? ऐसा कर सकती है। कैसा कर सकती है भैया? ऐसा कर सकती है कि अपना क्षेत्र बेरोजगारी या कोई भी क्षेत्र अन्य देश को दे सकती है। पहला क्वेश्चन आप सुप्रीम कोर्ट से ये पूछिए। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछिए, क्या हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग, क्या अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर सकते हैं? अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए हम ये कर सकते हैं क्या? अच्छा, तीसरी चीज़ आप ये पूछिए, अगर बाय द वे मान लीजिए हम ये भी ना करें, ये भी ना करें, तो इसके लिए क्या हो सकता है? कुछ ऐसा बताओ जिसकी वजह से ऐसा हो जाए। क्या हो सकता है कि बेरोजगारी हम जो है वो पाकिस्तान को दे दें। अब इनके मैं जवाब बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सरकार को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना कोई क्षेत्र जो है वो दूसरे देश को दे दे। अच्छा, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 3 में ये लिखा है कि सरकार भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया अनुच्छेद 3 कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र का नाम बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र का नाम बदलने के साथ साथ उसका एरिया बदल सकते हैं, और किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकते हैं, किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं। आर्टिकल 3 में ये नहीं लिखा है कि आप अपना क्षेत्र किसी को दे सकते, तो इसलिए ये काम भी आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए फिर सुप्रीम कोर्ट महोदय, जब हम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गुरु आप आर्टिकल 368 क्या? संविधान संशोधन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए, संविधान संशोधन करिए, और संविधान संशोधन के द्वारा आप अपना क्षेत्र या ये बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान को दे सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 368 अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में एक संशोधन किया, और इस संशोधन के द्वारा बेरोजगारी नवे संविधान संशोधन के द्वारा ये बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। अच्छा, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई ना? सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के द्वारा जब देश में इसका विरोध हुआ कि भाई जवाहरलाल नेहरू बेरोजगारी क्यों दे रहे हैं उसको पाकिस्तान को, तो उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति से ये कहा कि आप 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके संसद से ऐसा करा सकते हैं। अगर ये दोनों काम हम नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधन करिए और पाकिस्तान से वो बेरोजगारी पाकिस्तान को दे दीजिए। इन्होंने क्या किया? संविधान में संशोधन किया और बेरोजगारी पाकिस्तान को दे दिया। जैसे बेरोजगारी पाकिस्तान को दिया, पूरे देश में फिर बवाल मच गया और लोगों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि गुरु आप संविधान में संशोधन करके या कुछ भी करके बेरोजगारी पाकिस्तान को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा काहे नहीं दे सकते हैं? संविधान में संशोधन करके हम क्यों नहीं दे सकते उसको? तो लोगों ने ये कहा कि जरा संविधान की प्रस्तावना पढ़ो। क्या लिखा है संविधान की प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
तथा भारत के समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रस्तावना कह रही है कि हम राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और यहाँ तो इन्होंने राष्ट्र की एकता को ही खतरे में डाल दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महान फैसला दिया 1960 में। 7 जजों की बेंच बैठी और उसने ये कहा कि ये प्रस्तावना, बेरुवारी वाली केस में पहला पॉइंट ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। और दूसरा निर्णय ये दिया कि बेशक संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम फंस जाते हैं, जहाँ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, वहाँ हम प्रस्तावना को पढ़कर ही निर्णय देते हैं। अर्थात ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, ये जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है, की ऑफ कुंजी है, ये संविधान की कुंजी है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस अब आप एक बार फिर से सुनिए। देखिए, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवा संविधान संशोधन किया और बेरुवारी जो है पाकिस्तान को दे दिया। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि प्रस्तावना ये कहती है कि एकता को बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी, लेकिन यहाँ एकता तो बढ़ नहीं रही है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया बेरुवारी केस में 1960 में 7 जजों की बेंच बैठी थी। इसने ये डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम फंस जाएंगे, जहाँ जहाँ चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी, हम क्या करेंगे, प्रस्तावना का ही प्रयोग करके हम जो है प्रस्तावना का प्रयोग करके चीज़ों को समझेंगे। और इसीलिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। बेटा, आपको बेरुवारी वाला केस समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ इसमें आपको ये पता चल गया होगा कि संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया और ये भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते और प्रथम संविधान संशोधन इसको पढ़ते। मैं समझ सकता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, 1951। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। देखिए, जब मैंने क्लास लेना शुरू किया था, यहाँ मौसम बहुत अच्छा था और बारिश होने वाली थी, लेकिन अचानक से धूप निकल आई तो हम इधर कोई काम नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे। ठीक है, सुनिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये पढ़ने से पहले, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ। पहली चीज़ क्या, हमारे देश में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31। हमारे देश के संविधान का एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31। वो ये कहता था, संविधान का अनुच्छेद 31 ये कहता था, आर्टिकल 31 ये कहता था कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, संपत्ति, कितनी भी संपत्ति का अर्जन कर सकता है या संपत्ति धारण कर सकता है। अर्जन मतलब कमा सकता है, धारण मतलब पिता या जो है अपने वंशजों से प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 31 ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति का अर्जन कर सकता है, संपत्ति धारण कर सकता है। अर्जन मतलब कमा सकता है, धारण मतलब पूर्वजों से ले सकता है। इसमें 2 आर्टिकल और थे इस अनुच्छेद 31 का ए पार्ट, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट,
वो क्या कहता था, वो ये कहता था आर्टिकल 31 का पहला पार्ट ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति छीनने का अधिकार, या कोई भी व्यक्ति है उसकी संपत्ति जो है छीनने के लिए, जैसे मेरे पास एक बहुत छोटा सा प्लॉट है, सरकार उसे छीन रही है, तो उसके लिए भी सरकार एक कानून बनाएगी, एक्ट बनाएगी। बिना एक्ट या कानून बनाए सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीन सकती है। बेटा आर्टिकल 31 ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति कमा सकता है या अपने पूर्वजों से प्राप्त कर सकता है, पहली बात। इसका 31 तो ये कहता था, और 31 का पहला पॉइंट 31 फर्स्ट वो ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति छीननी है तो उसके लिए कानून बनाना होगा या एक्ट बनाना होगा। आप बिना एक्ट बनाए या कानून बनाए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीन सकते। इसका सेकंड पॉइंट ये कहता था कि जिस व्यक्ति की आप संपत्ति छीन रहे हैं, पहली चीज तो वो सार्वजनिक हित मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो किसके लिए, अधिकारियों के लिए पार्क बनवाना है, आपने संपत्ति छीन ली, नहीं, ये आप पब्लिक वेलफेयर सार्वजनिक हित के लिए ही प्रॉपर्टी छीन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए छीनी जा सकती है। और इसी एक्ट में आप क्या कौन सा सार्वजनिक हित है, आप क्या कोई रेलवे लाइन बना रहे हैं, या आप कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, या आप कोई रोड बना रहे हैं, या कोई आप अस्पताल बना रहे हैं, या कोई आप विद्यालय बना रहे हैं, जो भी पब्लिक हित है, जिसलिए आप ये ज़मीन, किस लिए आप ये ज़मीन छीन रहे हैं, वो आपको इस एक्ट में बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप उस व्यक्ति को कितना कंपनसेशन या मुआवजा दे रहे हैं, आप कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, ये भी आपको इस एक्ट में बताना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 31 बेटा दोबारा ध्यान सुनिएगा। पहले कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति का अर्जन कर सकता था, अनुच्छेद 31 के द्वारा कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति का अर्जन कर सकता था और धारण कर सकता था। इसका पहला पॉइंट ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति छीनने के लिए कोई कानून या एक्ट बनाना पड़ेगा। आप विदाउट किसी कानून या एक्ट के किसी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीन सकते हैं। और आप जो संपत्ति छीनेंगे उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें किस सार्वजनिक हित के लिए आपने ये संपत्ति छीनी है और आप उसे क्या कंपनसेशन दे रहे हैं, ये भी आप इस एक्ट में उल्लिखित करेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है बेटा, देखना हम लोग कितनी मस्त वाली बात करने वाले। अब आ जाते आर्टिकल 39B और 39C पे। आर्टिकल 39B क्या कहता है, वो ये कहता है, आर्टिकल 39B ये कहता है कि जो सार्वजनिक संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं उनका बंटवारा समान रूप से किया जाएगा। संसाधनों का बंटवारा समान रूप से किया जाएगा। और आर्टिकल 39C क्या कहता है, 39C ये कहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे संपत्ति का केंद्रीयकरण ना हो, संपत्ति का केंद्रीयकरण न हो। सुनिए बेटा, और ये क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सुनिएगा, बहुत मस्त वाली बात है। हम प्रथम संविधान संशोधन 1951 पढ़ रहे हैं। इसमें इस संविधान संशोधन को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। एक तो आर्टिकल 31 जो हमारा मूल अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति कमा सकता है, अपने पूर्वजों से प्राप्त कर सकता है।
दूसरा इसमें पॉइंट है कि संपत्ति अर्जन के लिए संपत्ति कमा सकता है या धारण कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति छीननी है तो सरकार उसके लिए कानून बनाएगी या एक्ट बनाएगी। ये कानून या एक्ट के बनाएगी और इसमें ये बताना पड़ेगा कि किस सार्वजनिक हित के लिए इस संपत्ति को छीना जा रहा है और उसे क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है। ये भी आर्टिकल 31 के सेकंड पार्ट में था। 39 भी क्या कहता है कि सार्वजनिक चीज़ें यानी जितने संसाधन हैं उनका समान रूप से बंटवारा किया जाएगा और संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो मतलब एक ही जगह संपत्ति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपस में कहती हैं। एक बात ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति का अर्जन कर सकता है, कितनी भी संपत्ति धारण कर सकता है, और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये पहली चीज़ तो ये हो गई और दूसरी तरफ कह रहा है कि संसाधनों का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए और संपत्ति का केंद्रीकरण मतलब किसी व्यक्ति के पास ऐसा न हो सारी की सारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास ही पहुंच जाए, ऐसा न हो जिसकी वजह से सारी की सारी संपत्ति किसी के पास पहुंच जाए। अब समस्या ये आ रही थी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी में सबका सहयोग था। जो गरीब किसान था, मजदूर था, बेहद गरीब व्यक्ति था, शोषित था, प्रताड़ित था, जमींदारों से परेशान था, उसने इस आंदोलन में आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि कांग्रेस ने या सरकार ने ये कहा था कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो सब सुखी होंगे, हम सबका क्या करेंगे, सबका उद्धार होगा देश में। तो उन लोगों ने आज़ादी के लिए काम किया। देखो हर व्यक्ति आज़ादी के लिए काम करता है और हमारे देश में भी अलग अलग वर्गों ने इसीलिए भाग लिया बढ़ चढ़ के। किसानों ने, मजदूरों ने भाग लिया और देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को सोचते थे, वो एक समाजवादी नेता थे। समाजवाद में मतलब सब पर समान रूप से संपत्ति का बंटवारा। उस समय हमारे देश में जमींदार होते थे बड़े बड़े, किसी जमींदार के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, इस तरह से जमींदार होते थे। अब घटना क्या होती है, जब इतने बड़े बड़े जमींदार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि भूमि सुधार कानून को लेकर के आए, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि हम किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को क्या करेंगे, ले लेंगे और फिर उसका बंटवारा अन्य लोगों में कर देंगे। 1000 एकड़ ज़मीन अगर किसी के पास है तो हम उससे 800 एकड़ ज़मीन ले लेंगे और जिनके पास नहीं है उनको इस ज़मीन का बंटवारा कर देंगे। तो ये जमींदार लोग या अमीर लोग क्या करते थे, वो सीधे जाते थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहते थे मालिक देखो ये क्या हो रहा है, आपके होते हुए हमारे अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 31 कह रहा है कि संपत्ति कमा सकते हैं या संपत्ति धारण कर सकते हैं और ये हमारी संपत्ति छीन रहे हैं। क्यों संपत्ति छीन रहे हैं? क्योंकि ये बंटवारा समान रूप से करेंगे, क्योंकि ये एक जगह केंद्रीकरण नहीं होने देना चाहते हैं। आप बताइए सरकार हम क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए कार्य करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, हमेशा फैसलों को कैंसिल कर देता था। सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहता था कि आप गलत कर रहे हैं, इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं। बड़ी समस्या आ रही थी हैं, कुछ भी जरा से काम के लिए किसी की ज़मीन ले ली, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत परेशान थे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो ज़मीन है, भूमि जो है वो क्या है, वो राज्य का विषय है। यानी भूमि सुधार से संबंधित सारे कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार नहीं बनाती है। और उस समय भारत के जितने राज्य थे उनमें सभी में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जाके
पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया, हमारे राज्य में जनता में असंतोष है, गरीब शोषित मजदूर वर्ग में असंतोष है, जमींदारों के खिलाफ और हमारे खिलाफ। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था आज़ादी के समय कि आपको कुछ न कुछ ज़मीन मिलेगी, जमींदारों से छुट्टी होगी, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B दो अनुच्छेद जोड़ दिए। क्या कौन कौन से? अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B दो जोड़ दिए। अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो अनुच्छेद 31 है वो क्या होगा? वो भूमि सुधार पर लागू नहीं होगा। वो जो है भूमि सुधार पर लागू नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 31 जो होता था, कहता था कि हम संपत्ति अर्जित कर सकते या धारण कर सकते, वो भूमि सुधार पर लागू नहीं होगा। पहली बात आप जान लीजिए, अनुच्छेद 31 जो है वो भूमि सुधार पर लागू नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लें। वेरी गुड। उन्होंने एक काम और किया, कहा कि इसका कुछ परमानेंट इलाज किया जाए, और उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 31B जोड़ा। अनुच्छेद 31, 31 फर्स्ट, 31 सेकंड और 31A और 31B चारों अलग अलग हैं, पांचों अलग अलग हैं। अनुच्छेद 31B में क्या जोड़ा गया? कहा कि हम संविधान की नवी अनुसूची जोड़ रहे हैं। बेटा, सबसे खतरनाक अनुसूची है ये नवी अनुसूची, बहुत ही खतरनाक है ये, आप भी पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत। नवी अनुसूची जोड़ रहे हैं, और नवी अनुसूची क्या होगी? अगर इसमें बाय द वे मान लीजिए कोई कानून बना है, कोई भी कानून बना है देश में, और वो कानून यदि नवी अनुसूची में डाल दिया गया, उस कानून को नवी अनुसूची में लिख दिया गया, तो इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट या कोई न्यायालय सुनवाई नहीं कर पाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया, जिसमें कहा कि 31A भूमि सुधार पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 31 भूमि सुधार पर लागू नहीं होगा, मतलब इस पर लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़ B, इन्होंने नवी अनुसूची जोड़ी, और इसमें यह कहा गया कि यदि कोई कानून बनाया गया है और वो कानून नवी अनुसूची में डाल दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी न्यायालय इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं रखेगा। मैं आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है बेटा, एक व्यक्ति थे बंगाल में जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद क्या जमींदार थे, उनकी ज़मीन छीन ली गई शंकरी प्रसाद की। ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए शंकरी प्रसाद, और उन्होंने ये कहा शंकरी प्रसाद ने कि सरकार हुजूर देखिए क्या हुआ, इन्होंने ज़मीन छीन ली और ऐसा संविधान संशोधन किया। आप बताइए, इससे तो मौलिक अधिकार एकदम खत्म हो रहे हैं। ये जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये क्या करवाया सरकार आपने? इससे तो मौलिक अधिकार खत्म हो गए। ये तो आपको प्रथम संविधान शंकरी प्रसाद ने कहा कि प्रथम संविधान संशोधन ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, आप इसे खारिज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार तुम बताओ तुम्हारा क्या पक्ष है। शंकरी प्रसाद ने तो ये कहा कि ये प्रथम संविधान संशोधन कोई भी आप एक्ट बनाएंगे नवी अनुसूची में डाल देंगे, वो तो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि ये संपत्ति भूमि सुधार के लिए ये जो है अनुच्छेद 31 पर लागू नहीं होगा, तो इससे भी हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। शंकरी प्रसाद ने ये कहा। सरकार ने ये कहा कि देखो एक बात बताएं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कोई कानून नहीं है, वो संविधान में संशोधन किया है और संसद को अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करे, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ भाई अब संविधान बदल गया, संविधान को चेंज कर दिया गया, आप जो है शंकरी प्रसाद केस हार गए, अब जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है, यानी प्रथम संविधान संशोधन एकदम सही है। ये सरकार का निर्णय आया। अब सरकार का निर्णय आ गया, कोई बात नहीं, उसके बाद सब कुछ चलता रहा और हमारे देश में सरकार बनी किसकी? इंदिरा गांधी की। 1967 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उससे पहले क्या होता है बेटा, एक संविधान में संशोधन किया जाता है जिसे 17वां संविधान संशोधन 1964 कहा जाता है। इसमें ये कहा गया कि पंजाब में भूमि सुधार लागू किया जाता है। भूमि सुधार लागू किया जाता है। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964, इसमें यह कहा गया कि पंजाब में भूमि सुधार लागू किया जाता है। अच्छा, ऐसा कह दिया गया। अब होता क्या है, 1967 में गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ केस मामला 1967 ये आया। पंजाब में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा पंजाब में भूमि सुधार को लागू किया गया और इसे नवी अनुसूची में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल में नवी अनुसूची में डाल दिया गया। क्या होता है बेटा, गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ दो भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और दूसरे का नाम था विलियम गोलकनाथ। इनके पिता जो थे वो अंग्रेज थे, माता इनकी भारतीय थी और ये पंजाब में बड़े जमींदार थे जिनके पास 500 एकड़ जमीन थी। और 17वें संविधान संशोधन नियम 1964 के द्वारा इनसे जमीन छीन ली गई और ये कहा गया कि एक भाई 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख पाएगा। यानी हेनरी गोलकनाथ को 30 एकड़ ज़मीन मिलेगी, विलियम गोलकनाथ को 30 एकड़ ज़मीन मिलेगी, यानी कितनी हो गई? 60 एकड़ ज़मीन। बची कितनी तुम्हारी? बची बेटा 440 एकड़। तो ये 440 एकड़ कौन ले लेगी? सरकार। और किस में बांट देगी? गरीबों में। दोनों भाई कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि हमारे अनुच्छेद 31 का हनन हो रहा है, आप बताइए। पंजाब में भूमि सुधार लागू किए, इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया और कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस 1967 में सुनवाई की और एक बड़ा फेमस अपना निर्णय दिया। फेमस निर्णय ये दिया कि संसद संविधान में भी संशोधन करके मौलिक अधिकारों में, मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, ऐसा निर्णय गोलकनाथ केस में दिया। और 1967 में जब ये निर्णय आया था उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। दोबारा सुनिएगा, 1964 में 17वां संविधान संशोधन किया जिसमें पंजाब में भूमि सुधार लागू किया गया। इस भूमि सुधार के अंतर्गत ये कहा गया कि यदि एक भाई के पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो उसे सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। ये भूमि सुधार, और इस कानून को नवी अनुसूची में डाला जाता है ताकि कोई भी न्यायालय इस पर सुनवाई ना कर सके। लेकिन दोनों गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि संविधान में संशोधन करके भी, संसद संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अब विलियम गोलकनाथ या हेनरी गोलकनाथ को ये जो है ज़मीन मिल गई। उसके बाद बेटा घटना क्या होती है, 1967 वो साल जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी।
और इंदिरा गांधी ये सोचती थी, भाई मैं इस देश में एक फेमस नेता, अपने पिता के जैसी नेता कैसे बन पाऊँ। तो उन्होंने कहा भैया बिना गरीबों के साथ लिए, उस समय हमारा देश गरीब था और गरीबी में ये जान लीजिए आप बहुत ही आगे था और आज़ादी मिली थी, तो बिना गरीबों के साथ लिए मैं एक अच्छी नेता नहीं बन सकती हूँ। इसीलिए जब 1962 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 3 बातें कहीं। 3 बातें क्या कहीं कि एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब बेटा पहले बैंक होते थे प्राइवेट और ये बड़े लोगों को, अमीर लोगों को लोन देते थे, बस गरीब लोगों का बैंक में जाना भी क्या था, गुनाह था, पाप था। अच्छा, दूसरा काम क्या किया जाए, प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाए। ये प्रीवी पर्स क्या है, प्रीवी पर्स ये है कि जब राजा महाराजाओं को, देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया तो राजा महाराजाओं से ये कहा गया कि भैया आपको हम खर्चे पानी के लिए पैसा देंगे। प्रीवी पर्स ये था कि जब भारत में देसी रियासतों को मिलाया गया तो उनके राजा और महाराजाओं से ये कहा गया कि हम आपको हर महीने कुछ न कुछ खर्चा देंगे और वो खर्चा जो है करोड़ों में बैठता था। उसमें आप जान लीजिए सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता था। अच्छा, प्रीवी पर्स में। तीसरा काम क्या करूँगी मैं, मुझे भूमि सुधार लागू करना है, भूमि सुधार लागू करना है। इन सब से क्या होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, प्रीवी पर्स समाप्त होगा, भूमि सुधार लागू होगा, तो इससे गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी। यानी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया। इसके अंतर्गत सबसे पहला काम ये होता है कि उन्होंने 1967 में वो प्रधानमंत्री बनी थी और 14 जुलाई 19 जुलाई 1969 को उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 लार्जेस्ट बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज किया, 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। यानी जो प्राइवेट बैंक थे वो अब सरकारी हो गए और कोई भी बैंक व्यक्ति जो है वो बैंक जा सकता है। अच्छा, जैसे ये हुआ वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के एक हिस्सेदार थे, एक शेयर धारक थे जिनका नाम था आरसी कूपर। वो आरसी कूपर क्या किए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और आरसी कूपर ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, मालिक देखिए हमारी संपत्ति का किस तरह से हनन हो रहा है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर डाला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच बैठी और 11 जजों ने, 11 न्यायाधीशों ने 10-1 से फैसला दिया। 10 न्यायाधीशों ने ये कहा ये गलत है, एक न्यायाधीश ने ये कहा कि ये सही है। हे भगवान, इंदिरा गांधी जी की दूसरी बड़ी हार। पहला तो बेचारी गोलकनाथ केस हार गई, दूसरी ये आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हार गई। कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1970 में 1970 में प्रीवी पर्स को समाप्त किया और प्रीवी पर्स का, दोबारा सुनिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, भूमि सुधार लागू करना था, वो गोलकनाथ का केस हार चुकी हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आरसी कूपर वाला केस हार चुकी हैं। अब ये प्रीवी पर्स आता है। प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकसभा में बिल पेश किया, लोकसभा में बिल पेश किया और क्या हुआ, ये बिल जो है वो पास हो गया लोकसभा में, बट ये बिल जो है वो राज्यसभा में फेल हो गया। और राज्यसभा में फेल हो गया, ये पहला बिल था आज़ादी के बाद, ये प्रथम प्रस्ताव था या प्रथम संविधान संशोधन प्रस्ताव था जो कि राज्यसभा में असफल हुआ, जो कि राज्यसभा में क्या हुआ, असफल हुआ। और राज्यसभा में असफल हो गया मतलब इनका ये प्रोजेक्ट भी खराब। इंदिरा गांधी का बड़ा मूड खराब, उन्होंने राष्ट्रपति से ये कहा कि आप इसका नियम बदल दीजिए, यानी जो राजा महाराजा जो हैं
उनकी परिभाषा ही बदल दीजिए कि किसको ये प्रीबी पर्स मिलेगा। परिभाषा में क्या परिवर्तन किया कि हम जिनको दे रहे थे उन्हीं को देंगे, उनके वंशजों को ये नहीं देंगे। इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी मध्य प्रदेश में सांसद थे, अभी बीजेपी में आ गए वो, तो वो क्या किए, उनके पिता माधवराव सिंधिया वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने माधवराव के पक्ष में निर्णय दिया कि आप प्रीबी पर्स को समाप्त नहीं कर सकते हैं। बड़ा इंदिरा गांधी का मूड खराब। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आरसी कूपर के केस में हार गई, भूमि सुधार के केस में यहाँ जो है गोलकनाथ मामला हार गई और प्रीबी पर्स के केस में माधवराव सिंधिया ने सुप्रीम कोर्ट में इनको हरा दिया। बड़ा टेंशन में इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने जो है अब नया चुनाव 1967 में ये प्रधानमंत्री बनी और 1972 में नया चुनाव होना था। 67 में अगर 5 साल जोड़ेंगे तो 72 हो जाता है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की 1971 में कि आप चुनाव करवाइए और राष्ट्रपति ने चुनाव की घोषणा कर दी कि भैया 1971 में चुनाव होगा। और इंदिरा गांधी ने जनता से साफ साफ कहा कि यदि आप गरीबी हटाना चाहते हैं, यदि आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, यदि आप प्रीबी पर्स को समाप्त करना चाहते हैं, यदि आप भूमि सुधार करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। आप कहानी समझ रहे हैं ना। इंदिरा गांधी ने जनता से ये कहा कि आप प्लीज़ मुझे वोट करें अगर आप गरीबी हटाना चाहते हैं, यदि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, प्रीबी पर्स को समाप्त करना चाहते हैं, आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, आप भूमि सुधार चाहते हैं, तो आप मुझे वोट दीजिए। और 1971 में चुनाव हुआ और 1971 के चुनाव में भैया कांग्रेस को 352 सीटें मिली, लगभग इतना विशाल बहुमत 352 सीटें मिली। और 1971 में ही इंदिरा गांधी ने रसिया की सहायता से पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश को अलग कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश अलग किया, इंदिरा गांधी की छवि बहुत अच्छी हो गई पूरे देश में। हर जगह से इंदिरा इंदिरा आवाज़ आने लगी और कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी समय इंदिरा गांधी को दुर्गा का स्वरूप बताया, दुर्गा का अवतार बताया। जनता इंदिरा गांधी की फैन हो गई और फिर इंदिरा गांधी अब पावर में आ गई, एकदम वास्तव में दुर्गा बन गई। और उन्होंने लगातार 1971 में 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, लगातार 3 संविधान संशोधन किए। कब किए? 1971 में ही, 1971 में ही किए, 1971 में ही किए। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है, जो ये गोलकनाथ मामले में आपने केस की, गोलकनाथ मामले में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ मामले में यही कहा था ना। उन्होंने कहा कि नहीं, संसद ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद उन्होंने 13 में एक चौथा पॉइंट जोड़ दिया, जिसमें ये कहा कि संसद सार्वजनिक हित के लिए ऐसा कर सकती है, मौलिक अधिकारों में, कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। यानी इन्होंने यहाँ ये कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, पहला पॉइंट। 25वें संविधान संशोधन में इन्होंने क्या कहा? 25वें संविधान संशोधन में ये कहा कि यदि समाज के लिए कोई संपत्ति का अधिकार किया जाता है, समाज के लिए कुछ किया जाता है, समाज के लिए किसी की संपत्ति को छीना जाता है, तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति को छीना जाता है, संपत्ति को छीना जाता है तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जाएगा, जा सकता है। अच्छा, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो भी दोबारा से सही हो गया। और 26वें संविधान संशोधन में कहा कि आज से प्रीबी पर्स समाप्त, बस
समाप्त मतलब समाप्त। उसके बाद कोई भी राजा महाराजा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कहा गया सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति को छीना जा सकता है। और आज से हम कह रहे हैं प्रीवियस पर समाप्त, तो समाप्त, खत्म। जितने राजा महाराजा थे सब रोड पे आ गए। और एक और बस लास्ट अपना ये पॉइंट है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। एक और काम इन्होंने किया, 29वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1972, जिसमें इन्होंने ये कहा कि केरल में भूमि सुधार लागू किया जाता है। केरल में भूमि सुधार कानून लागू किया जाता है और इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाता है। और 9वीं अनुसूची तो हम लोग इतना कायदे से पढ़े हैं अभी कि यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो फिर उस पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, केरल में भूमि सुधार 29वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया और कहा गया कि इस पर जो है इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाता है। अब केरल में एक मठ था, मठ मतलब मंदिर कह सकते हैं, या धर्म के लिए जो कार्य करते हैं वो, और उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है शंकराचार्य। आज भी हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते, और उस मठ का नाम था एडिनोर मठ। और इस एडिनोर मठ के जो शंकराचार्य थे वो थे केशवानंदन भारती। इस मठ के पास बेटा करोड़ों की संपत्ति, अरबों की। जैसे परसों डिसीजन आया है, कल या परसों आया है पद्मनाभम मंदिर का, 2 लाख करोड़ की संपत्ति है पद्मनाभम मंदिर को। अब उसका संचालन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसी राज परिवार को दे दिया है। इस टॉपिक पे कभी हम बात करेंगे पद्मनाभम वाले पे, पहले इसको ख़त्म कर लेते जल्दी से, बहुत टाइम हो रहा है। एडिनोर मठ ये कहाँ है भैया? केरल में। और इसके जो मालिक थे इसके जो शंकराचार्य थे वो थे केशवानंदन भारती। अब ये केरल सरकार ने ये कहा कि इस मठ के पास जितनी संपत्ति आ रही है उसका प्रबंधन केरल सरकार करेगी, उसका मैनेजमेंट कौन करेगी? केरल सरकार। केशवानंदन भारती के जो वकील थे उनका नाम था नाना भाई पालकीवाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाना भाई पालकीवाला। यही केशवानंदन में, यही इससे पहले गोलकनाथ में, यही सब मामलों में यही वकील हैं। ये बहुत महान वकील थे नाना भाई पालकीवाला, आप ध्यान रखिएगा। नाना भाई पालकीवाला, मैं साफ साफ लिख देता हूँ एक बार, पालकीवाला ये इनके वकील थे। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या कर दी? दायर, कि मेरे अनुच्छेद कौन से 25 का हनन हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा 26 का, कि कोई भी व्यक्ति धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संपत्ति कमा सकता है और ये देखिए, और संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है। यहाँ तो इन्होंने ले ली मेरी संपत्ति। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन, और इस बार बेटा 13 जजों की बेंच सुनवाई के लिए बैठी, 13 जजों की बेंच। और कितने दिन आप ये जान लीजिए, एक लंबे समय तक इस पर सुनवाई चली, शायद लगभग 68 डेज, 68 दिन तक सुनवाई चली। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीश थे। सभी न्यायाधीश इस मामले को सुनने के लिए बैठे और ये सबसे बड़ी बेंच थी, 13 न्यायाधीश थे। 13 के 13 न्यायाधीश जो है इस मामले को सुनने के लिए बैठे, केशवानंदन भारती मामले को सुनने के लिए बैठे। इस समय चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था सर्वमित्र सीकरी, यानी SM सीकरी, ये चीफ जस्टिस थे। अब इसमें से 6 न्यायाधीश ये कह रहे थे कि भैया ऐसा है, संसद संविधान के किसी भी अंग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसे जनता ने चुन के भेजा भाई, जनता की इच्छा है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। भारत के लोगों ने
सांसदों को चुना है, सांसदों ने संविधान में संशोधन किया है, इसलिए क्या होना चाहिए, संविधान में संशोधन संसद कर सकती है और किसी भी हिस्से में कर सकती है। 6 न्यायाधीश ये कह रहे थे कि जो सांसद हैं, जो संसद सदस्य हैं, उन्हें जनता ने चुना है और वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि वो जनता है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, 6 न्यायाधीश कह रहे थे ना गुरु, ऐसा नहीं है कि जो संसद सदस्य हैं उनको 100% वोट मिला हो। कुछ लोगों ने उनको वोट किया है, कुछ ने किया है, और कुछ ने उनको वोट नहीं किया है। अगर वो 100% वोट इनको मिलते तो ये संशोधन कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं किया है उनकी इच्छा है कि संविधान में ये संशोधन ना करें। आप लोग समझ रहे हैं ना, कुछ ने वोट किया, वो चाहते कि संविधान में संशोधन हो, इनको सारी पावर हो, तभी तो उन्होंने वोट किया है, और कुछ चाहते नहीं हो। कुछ भाई मान लो किसी संसद सदस्य के क्षेत्र में 100 वोट थे, तो किसी को 100 पूरे के पूरे वोट नहीं मिलेंगे ना, 51 मिल जाएंगे, 52 मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे, 70 मिल जाएंगे, 80 मिल जाएंगे, 99 मिल जाएंगे, पर 100 नहीं मिलेंगे। यानी जो एक व्यक्ति छूट गया वो ये चाहता है कि ये व्यक्ति ये काम ना करे। 6 ये कह रहे थे। बीच में एक अच्छे न्यायाधीश आए जिनका नाम था हंसराज खन्ना, HR खन्ना साहब, हंसराज खन्ना। खन्ना साहब ने क्या कहा कि तुम भी सही कह रहे हो और तुम भी सही कह रहे हो, हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और बेटा 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया, जिसमें ये कहा गया, HR खन्ना साहब की तरफ से ये कहा गया, 7/6 से ये निर्णय आया, जिसमें ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय, वो संसद जो है, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है क्योंकि उसे जनता ने चुन करके भेजा है। संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। संसद पूरे संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 1 मिनट इस पर डिस्कशन करेंगे हम। बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे संसद ये ना करे कि उसने क्या किया, उसने मूल अधिकारी हटा दिए, उसने डेमोक्रेसी हटा दी, उसने राष्ट्रपति की शक्तियाँ हटा दी। तो इस तरह से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो फिर से मैं समझा दूं, केशवानंदन भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन करे, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन, देखिए इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। आप जब क्लास कर रहे हैं तो आपके साथ एक बच्चा ज़रूर क्लास कर रहा होगा जिसका नाम है अभय। UPSSI की तैयारी कर रहा है और हमसे उसने कहा कि ऐसा मास्टर साहब, कभी हमारे घर आइए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको मस्त चाय बना के पिलाता हूँ। चाय का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग पानी रखते हैं, चीनी पत्ती डालते हैं, दूध डाल देते हैं, चाय बन गई और अभय ने हमें दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा एक बच्चा और है जिसका नाम है अमर, उसने भी हमें बुलाया, कभी आइए मास्टर साहब हमारे घर जो है चाय पीजिए। और अमर ने क्या किया, पहले जो है क्या रखी, पानी रखा, उसमें मिर्च डाली, उसमें नमक डाला, हींग डाली, जीरा डाला, दूध डाला। ये कोई चाय है? उसने चाय का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया। जबकि एक बच्ची है मनीषा, वो भी क्लास कर रही है, उसने भी हमको बुलाया और उसने क्या, पहले थोड़ा पानी रखा, थोड़ी पत्ती डाली, अदरक डाला, चाय मसाला डाला, लौंग डाला, काली मिर्च डाली, हैं, थोड़ा दूध डाला, बढ़िया मस्त चाय बना के दी। संसद ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि संसद क्या कर सकती है, संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती है। मनीषा ने क्या किया, परिवर्तन किया, अदरक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दी, चाय मसाला डाल दिया,
लेकिन अमर ने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। बताइए कौन मिस डालता चाय में। सेम ऐसे ही मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था, ये केशवानंदन भारती बहुत महत्वपूर्ण केस है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसके साथ ही आज की ये क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।